ज्वाइन तो किए ना बच्चे? बच्चे दिख रहे हैं? ठीक है ठीक है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? तो हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर देखते हैं हाइड्रोकार्बन का। अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में एल्केन की बात किए थे कि एल्केन का जो भी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात किए थे। कुछ और भी फीचर्स हैं एल्केन के, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कुछ और जो फीचर्स हैं एल्केन के उसकी बात करते हैं। सो अगला अपना आएगा रिएक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का कुछ रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो जब भी आप रिएक्शन कराओगे CH3 COONA का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? सोडियम, मतलब बोले तो सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और मीथेन का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे ये अपना ग्रिग्नार रिएजेंट है, ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे H2O के साथ तो भी अपना मीथेन का फॉर्मेशन होता है। और एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो भी मीथेन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसका रिडक्शन होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, और ये कन्वर्ट हो जाता है मीथेन में। तो ये कुछ मीथेन के प्रिपरेशन का रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि इसका कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करें मीथेन का, तो मीथेन को अगर हम लोग कॉपर और 523 केल्विन टेम्परेचर और 1000 ATM प्रेशर पे इसका रिएक्शन कराए ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेथनॉल में। ठीक है। और लास्ट क्लास में बात भी किए थे इस पे। और वहीं पर अगर हम लोग MnO2 O3 के साथ रिएक्शन कराएं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। O3 के साथ कंबस्टन रिएक्शन कराएंगे मीथेन का तो CO2 और H2O बनेगा। वहीं पे इसका पायरोलिसिस करेंगे मीथेन का तो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस Cl2 का यूज करेंगे तो CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2Cl2 में, और यहाँ से CsCl3 का फॉर्मेशन होगा। और साथ में क्योंकि एक्सेस Cl2 का यूज करोगे तो क्लोरीनेशन होगा और ये सारे प्रोडक्ट यूज बनेंगे क्योंकि ये एक्सेस में। अगर इसको लिमिटेड करके मीथेन को एक्सेस में कर दोगे तो केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर क्या है? Cl2 क्या है? एक्सेस में है, तो यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक हाइड्रोजन हटाते जाइए, क्लोरीन को लगाते जाइए। ठीक है। और मीथेन का अगर रिएक्शन कराते हैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ, सो यहां पर क्या बनेगा? मीथेन नाइट्रेट बनेगा। इस तरीके से H2 हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। ओके। सो ये केमिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया मीथेन का। तो मीथेन का जरूर आप लोग ध्यान रखिए एग्जाम के लिए। ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन, क्योंकि एल्केन क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर दिखाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि जो एल्केन के कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर अपना इथेन हो गया, एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ठीक। सो अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर इसको एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करें तो यहां पर रोटेशन पॉसिबल होगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि एटम्स का, ग्रुप्स का जो इन्वायरमेंट में जो पोजीशन रहता है वो डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एक दूसरे क्या है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। ओके। सो जैसे यहां पे हम लोग बात करें, एल्केन्स हैव द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अलाउड, दिस रोटेशन रिजल्ट इन द डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ड्यू टू द दिस रोटेशन। यहां पर क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जो एटम्स का, ग्रुप का, वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम लोग रोटेट कराते हैं तो एक कार्बन एटम पे जो एटम, एक कार्बन एटम पे जो एटम्स लगे हुए हैं और दूसरे कार्बन एटम में जो एटम लगे हुए हैं, उनके बीच का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। सो इस वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। एटम इन स्पेस विच कैन चेंज इनटू द वन अनदर, सच स्पेशियल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स, या इसी को हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर अपना इथेन है, ये इथेन CH3, इसको इथेन बोलते हैं हम लोग।
यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इथेन का सॉहॉर्स प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, इथेन का सॉहॉर्स प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। तो एक कार्बन ये हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसको मैं 2 लिख देता हूं। ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये सेकेंड कार्बन हो गया। सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा गया, एक ऊपर और इस तरीके से 2, और इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन दिखा दिए गए। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाले में, इस वाले का कन्फर्मर में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रोटेट कर दिया, इसको फिक्स रखा, ठीक है, या तो बोलो इसको फिक्स रखा, इसको रोटेट कर दिया 60 पे। तो रोटेट करने की वजह से क्या हो गया, ये तो वहीं का वहीं रहा हाइड्रोजन, बट यहां पे ये जो हाइड्रोजन था अब ये 60 पे रोटेट किया, अब यहां पे आ गया, ठीक है। सो यहां पे आ गया। अब इसके सामने देखोगे तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके सामने हाइड्रोजन एटम था, लेकिन इसके सामने रोटेशन की वजह से हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो स्पेशियल जो अरेंजमेंट है एटम्स का स्पेस में वो डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे क्या है, कन्फर्मर, या हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर एक दूसरे को बोलते हैं। तो जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के आमने सामने होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म मिलते हैं। और जब यहाँ पे आमने सामने नहीं होते तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, या एक दूसरे के बीच में डाईहाइड्रल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, सो ये तो हो गया अपना सॉहॉर्स प्रोजेक्शन हो गया, और ये अपना न्यूमान प्रोजेक्शन है। क्या है, न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन में ये किसका है, इथेन का ही है, CH3 ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन हो गया और एक कार्बन इसके पीछे है, ठीक है, इसके पीछे, इसलिए इसको डैश डैश करके दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिखा दिया गया, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों दिखा दिया गया, और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दिखा दिया गया, एक हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे है। या इसको हम लोग इससे दिखाते हैं, ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, इसको मैं कार्बन 1 बोलता हूँ, इसको कार्बन 2 बोलता हूँ, तो ये कार्बन 1 हो गया, ठीक है, और ये कार्बन 2 हो गया, ठीक। अब यहां पर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल कितना है, 0, एक हाइड्रोजन के दूसरे हाइड्रोजन के बीच में। बट वहीं पे ये इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के सामने होता है, क्या बोले, डाईहेड्रल एंगल कितना होता है, 0 होता है। वहीं पे स्टैगर्ड फॉर्म में यहां पर जो डाईहेड्रल एंगल होता है ये कितना होता है, 60 होता है। मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, पीछे वाला जो है उसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो ये जो हाइड्रोजन था अब यहां पहुंच जाएगा, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो यहां पे डाईहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, डाईहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना बन गया स्टैगर्ड फॉर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड हो गया और ये इक्लिप्स हो गया। अच्छा, यहां पर जो इक्लिप्स होता है, यहां पे हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, ये जो इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग टोरिजिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिलता है, जिसको टोरिजिनल स्ट्रेन बोलते हैं। बट यहां पर हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से काफी दूर दूर है, तो यहां पर टोरिजिनल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, इक्लिप्स फॉर्म से। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें टोरिजिनल स्ट्रेन होता है और यहाँ पे रिपल्सन होता है, और यहाँ पर कोई रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है। तो ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर इस तरीके से देख सकते हैं कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है वो इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या होता है, ड्यू टू टोरिजिनल स्ट्रेन इन इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन में बोला है कि इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर नोन एज द स्क्यू कन्फर्मेशन। अब देखो, अगर आप क्या करो, अब एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करते जाओगे तो डाईहेड्रल एंगल जो रहता है वो चेंज होता चला जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो बहुत सारे कन्फर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे कन्फर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इक्लिप्स फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल बट स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे ही बताया कि जो इक्लिप्स फॉर्म होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें टोरिजिनल स्ट्रेन होता है,
बट स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो ग्रुप्स एटम होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, बिटवीन द बॉन्ड पेयर लेसर एंड लेसर टू ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूर दूर होते हैं, रिपल्सन होगा नहीं, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ का होगा कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम फॉर्म्स, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के जो दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये होता है 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है दोनों फॉर्म के बीच में। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक, चलिए करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स। एल्केन्स के यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। और अभी हम लोग देखे थे एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन is directly proportional to molecular mass of isomeric alkane। molecular mass या molecular weight बोल दीजिए, ठीक है, and directly proportional to 1 by branching। ब्रांचिंग क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन देखने को मिलता है एल्केन के केस में। सो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स का। तो पहला है हेप्टेन। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4, ये ब्यूटेन बन गया। अगला है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पर ब्यूटेन बनाकर दूसरे पोजीशन पर मिथाइल लगा देंगे। उसके बाद है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन बना लीजिए और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल लगा दीजिए। उसके बाद है हेक्सेन। तो 6 कार्बन, 1 2 3 फिर 4 5 6 कार्बन। तो अब हमको देख के बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किस में होगा, हेप्टेन में होगा, 7 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, ए में। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किस में होगा, हेक्सेन में होगा। तो हेक्सेन क्या हो जाएगा, ए के बाद ई हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर ब्यूटेन है और उसके बाद क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब देखिए ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, ध्यान करेंगे इसमें कितने हैं, 5 कार्बन है, लेकिन इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ब्यूटेन है वो लीनियर फॉर्म में है, और जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो ब्रांच है। तो ब्रांच का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इस तरीके से ई के बाद बी आ जाएगा, ओके। फिर बी के बाद फिर आएगा सी ड्यू टू द मोलिकुलर वेट, और फिर उसके बाद सी के बाद सबसे लास्ट में आएगा डी, 2 मिथाइल पेंटेन। ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक। सो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो ये आपका आ चुका है 2022 में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला बोल रहा है कि द एल्केन दैट गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन द क्लोरिनेशन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें बताना है कि हमको किसमें केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, केवल 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा ऑन क्लोरिनेशन विथ Cl2, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 2,2 डाई मिथाइल
ब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ब्यूटेन बना लीजिए, 1 2 1 2 3 4 और 2,2 पे यहाँ पर 2 मिथाइल लगा दीजिए इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब इसका हमको कराना है, अब इसको हमको क्या कराना है, इसका क्लोरीनेशन कराना है, H म्यू इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, क्लोरीनेशन कराना है। सो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अगर यहाँ पे आप क्लोरीन को हटाते हैं तो ये एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरे टाइप का हो गया और ये तीसरे टाइप का। तो अगर यहाँ पे आप क्लोरीनेशन कराओगे तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करा दूं तो इसके 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार मैं यहाँ जोड़ के, एक बार यहाँ जोड़ के, एक बार यहाँ जोड़ के। तो एक बार दिखा देता हूँ, आप चाहे यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ो हाइड्रोजन को हटा के, चाहे यहाँ पे सेम टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ एक यहाँ पर, और दूसरी बार में एक यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक बार में यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ। तो 3 प्रोडक्ट, एक नहीं 3 बन जाएंगे। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे इस तरीके से। पूछा है हमसे केवल एक ही मिलना चाहिए, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है नियोपेंटेन का। तो नियोपेंटेन का ड्रॉ कीजिए। नियोपेंटेन का क्या हो जाएगा, अब देखिए नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। नियोपेंटेन तो इस तरीके से पहले ये हो जाता है अपना नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पांचों के पांचों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे पांचों के पांचों वो इक्विवेलेंट होंगे। उनका जो नेचर होगा वो, उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट नेचर के हैं। सो यहाँ पे अगर आप कराओगे क्लोरीनेशन तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वो क्या है, इक्विवेलेंट नेचर के हैं। तो यहाँ पर चाहे किसी को भी हटाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट बना देता हूँ, किसी एक के कार्बन हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देता हूँ। तो मैं एक ये प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो केवल एक ही, चाहे आप यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे यहाँ बना दो, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो केवल मोनो प्रोडक्ट बनेगा, मोनो क्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा वाला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरे की बात करें, एन पेंटेन की बात करा, तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। यहां पर ये दोनों हाइड्रोजन, यहां पे जो हाइड्रोजन, यहां पे जो हाइड्रोजन है, दोनों इक्विवेलेंट नेचर के हैं। उसी प्रकार यहां पे जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन है, ये भी क्या इक्विवेलेंट नेचर के हैं, और यहां पे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नेचर के होंगे। तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराता हूं, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं, आप चाहे यहाँ पे क्लोरीन लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। एक बार मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे सेकेंड वाले पोजीशन पे लगा देता हूँ ये। तो इसमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। और अगला कौन सा है अपना, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से 1 2 3 4 और एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये बन जाएगा अपना आइसोपेंटेन। अभी यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन लगाओ, चाहे यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, यहाँ पे क्लोरीनेशन करो, चाहे यहाँ पे करो, इनका नेचर क्या है, सेम है। तो ये एक हो गया। अब चाहे यहाँ पे हटाओगे ये बी टाइप का, ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप के क्लोरीनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि केवल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होना चाहिए, केवल एक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी वाले में केवल एक सिंगल मोनो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। नियोपेंटेन में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है। ये आपका देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ था नीट 2019 में, और ये आपका नीट 2017 में। विथ रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ द इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए थे कि जो इथेन के हम लोग 2 कन्फर्मर बनाए थे इस तरीके से, एक स्टैगर्ड था और एक इक्लिप्स था। यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ स्टैगर्ड और एक बना देता हूँ इक्लिप्स फॉर्म,
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इक्लिप्स में क्या रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ पे जो डाईहेड्रल एंगल होता है, डाईहेड्रल एंगल जो होता है अभी बताया था, डाईहेड्रल जो एंगल होता है कितना होता है, 60 होता है स्टैगर्ड में। ये अपना स्टैगर्ड है और ये क्या है, इक्लिप्स है। ठीक है, और इसमें कितना होता है, डाईहेड्रल एंगल 0 होता है। ठीक है, सो यहां पे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल, क्या बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल चेंज बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों क्या होगा, सेम होगा। देखिए डाईहेड्रल एंगल और बॉन्ड एंगल दोनों डिफरेंट चीज है। बॉन्ड एंगल मतलब कि यहां पे बॉन्ड्स के बीच में एंगल, बॉन्ड्स के बीच में एंगल, जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन कौन सा होगा, sp3 होगा, और ये भी हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा। तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 109.5 डिग्री, और यहाँ पे भी sp3 में टेट्राहेड्रल होता है तो 109.5 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल सब में क्या है, फिक्स है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, फिक्स है, और बॉन्ड लेंथ भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। केवल एक दूसरे की रिस्पेक्ट में डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, चेंज होता है। डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है इनके बीच का, क्योंकि इनके आमने सामने का रोटेट करने पर पोजीशन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, नहीं होगा। बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल दोनों चेंज होगा। बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों सेम होगा, ये सही होगा। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। डाईहेड्रल एंगल क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड एंगल चेंज। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ द स्टैगर्ड एंड द इक्लिप्स फॉर्म ऑफ द इथेन क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पीछे बात किए थे, क्या होगा यहाँ पे, यहां बोल रहा है कि द इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इवन दो द इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज द टोरिजिनल। बोला इक्लिप्स में क्या होता है, टोरिजिनल स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से बोला है इवन दो कन्फर्मेशन हैज टोरिजिनल स्ट्रेन। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इक्लिप्स, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है, टोरिजिनल स्ट्रेन होता है। दूसरा बोला है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स कन्फर्मेशन बिकॉज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टोरिजिनल स्ट्रेन। तो उसमें क्योंकि टोरिजिनल स्ट्रेन नहीं होता, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्या बोला कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, मोर स्टेबल होता है, ये भी नहीं होगा। दूसरा बोला है कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड बिकॉज इक्लिप्स कन्फर्मेशन हैज नो टोरिजिनल स्ट्रेन। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि स्टैगर, अभी पीछे ही बताया था कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, आपका टोरिजिनल स्ट्रेन नहीं होता है, इक्लिप्स में टोरिजिनल स्ट्रेन होता है, बॉन्ड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, स्टैगर्ड का घट जाता है, तो ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड वाला। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि स्टैगर्ड में कोई टोरिजिनल स्ट्रेन नहीं होता, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एल्किन्स की बात करते हैं हम। एल्किन्स खत्म कर लिए हम लोग, अब एल्किन्स की बात करते हैं। एल्किन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला है दीज आर द अनसैचुरेटेड नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच हैव sp2 हाइब्रिडेशन विथ 120 बॉन्ड एंगल। बिल्कुल सही बात है, 120 बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये अपना इथेन हो गया, सो ये कौन सा ये अपना sp2 होगा कार्बन, ये भी sp2 होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, एल्किन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। एल्किन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग होते हैं ये एल्किन्स, विच इंडिकेट दियर द हाई रिएक्टिविटी नेचर। इनका नेचर क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच में हाई होता है। ठीक है, सो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, एल्किन से ज़्यादा होती है एल्किन्स का। So alkenes have general formula CnH2n where n is the 2, 4, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। ओके, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं एल्किन्स के। एल्किन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो फ्रॉम पहला है एल्काइंस के, ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग क्या करेंगे, एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं।
तो जब भी हम लोग क्या करते हैं एल्काइन, ये क्या है अपना एल्काइन है, एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसके साथ, हाइड्रोजन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी कैटलिस्ट चारकोल और BaSO4 बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या होता है अपना सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। सिस एल्किन क्या होता है, सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएजेंट होता है इसको हम लोग लिंडलर कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है आफ्टर हाइड्रोजनेशन होता है एल्काइन का और एल्किन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज सिस एल्किन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3, इसका रिएक्शन करा देता हूँ मैं किसके साथ, H2 PD चारकोल और यहाँ पर ले लेता हूँ BaSO4 दैट इज लिंडलर कैटलिस्ट। तो ये क्या करेगा, सिस एल्किन का फॉर्मेशन कर दीजिए यहाँ पर। तो दोनों मिथाइल को सेम साइड लगा दीजिए तो इसको बोल देंगे सिस, और दोनों अपोजिट साइड रहेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो अपना सिस एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये अपना सिस फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, अगला है अपना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करके हम लोग एल्किन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, E2 एलिमिनेशन करते हैं। E2 एलिमिनेशन करके एल्कोहलिक क्वेज यूज करते हैं और हीट करते हैं, तो E2 एलिमिनेशन होता है और अपना एल्कोहलिक बीटा एलिमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं करके हम लोग बीटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ से क्या होता है, एल्कोहलिक क्वेज यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और इस तरीके से हैलोजन निकलता है और एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अगला है फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड से भी हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अपना, इसका रिएक्शन कराएंगे, विस्नल डाइहैलाइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, तो ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना CH3CH विस्नल डाइहैलाइड है। विस्नल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं, जब हाइलाइड किसी कार्बन में दो हाइलाइड एटम एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग विस्नल डाइहैलाइड बोलते हैं। और जब किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन से दो हाइलाइड जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, विस्नल डाइहैलाइड। तो इसका रिएक्शन कराओगे जिंक के साथ, तो ये दोनों ब्रोमीन को निकालना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना है, तो इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रोजनेशन। तो एसिडिक वही E2 एलिमिनेशन करके हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे अपना कॉन्संट्रेट H2SO4 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोनेट करेंगे। तो यहाँ से अपना निकल जाता है H2O निकल जाता है पानी में, और फिर यहाँ से प्रोटॉन निकाल कर, यहाँ से हम लोग प्रोटॉन निकाल के अपना एल्किन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे H2O निकलता है। ठीक, सो इस तरीके से अपना इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, सो ये एक मेथड हो गया एल्किन के फॉर्मेशन का, एसिडिक डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ठीक, तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। एल्किन के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो पहला है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किन में, पहला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट है कि एल्किन्स एज ए क्लास ऑफ रिजेंबल एल्किन्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन द पोलर नेचर। ठीक है, सो C1 से लेकर C3 तक जो एल्किन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, C1 से C3 तक। ठीक है, जैसे कि अपना क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है, ब्यूटीन हो गया। सो ये क्या होते हैं, गैसियस नेचर के होते हैं। C1 से C3 तक आर गैसेस। द नेक्स्ट 14 लिक्विड्स
नेक्स्ट जो 14 कार्बन से जो के बने जो एल्कीन्स होते हैं वो लिक्विड नेचर के होते हैं, एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड नेचर, और 14 से ज़्यादा जाएंगे तो वो क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो एल्कीन्स शो ए रेगुलर इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन द साइज। तो एल्कीन्स में क्या होता है, जैसे जैसे एल्कीन्स में क्या होता है, इनका साइज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का नेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो रेगुलर ट्रेंड दिखाते हैं, रेगुलर इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन द साइज। तो साइज मतलब कि जैसे जैसे आप कार्बन एटम बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आइसोमेरिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एल्कीन के क्या कंपाउंड क्या होते हैं, आइसोमेरिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्कीन शो बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्कीन जैसे कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन रहेगा एल्कीन का, तो वो ज्योमेट्रिक पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चरल भी दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर में पोजिशनल हो गया, और उसके बाद अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिबिटेड बाय द एल्कीन्स आर चैन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर पोजीशन चैन आइसोमेरिज्म कब दिखाएंगे, जब पोजीशन क्या होगा, एल्कीन का सेम होगा, पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, चैन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, सो एल्कीन्स आल्सो एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अपना क्या है, सिस है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, यहाँ से कार्बन से मिथाइल की तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन से इसके तरफ, और यहाँ से इसके तरफ। ठीक है, सो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर मिथाइल की तरफ, यहाँ पर हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ पे मिथाइल की तरफ। तो यहाँ पे एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में और सिस फॉर्म में क्या होता है, 0.34। तो ध्यान रखना है कि जो अपना सिस फॉर्म होता है वो पोलर नेचर का होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट क्या है, इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में। अगला है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स का एडिशन करना है। तो अगर हम लोग इथेन का रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन में। ठीक है, या बोल सकते हैं विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, विस्नल डाइहैलाइड का। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये हमारा हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अगर इसका रिएक्शन कराऊँ मैं किसके साथ, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे CH3, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से अपना विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और वहीं पे प्रोपीन की बात करें हम लोग, सो यहाँ पर Cl2 का रिएक्शन कराएंगे एल्कीन के साथ, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको विस्नल डाइहैलाइड में। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में अगला बात करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड HCl HBr HI एड अप द एल्कीन टू फॉर्म अल्काइलाइड एज पर दियर रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो HI ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू HBr, और उसके बाद HCl। रीज़न क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइज का गैप बढ़ता जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन का साइज फिक्स है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, तो वहीं पर आयोडीन का साइज देखेंगे, हाइड्रोजन कंपेयर में तो काफ़ी बड़ा रहेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन का थोड़ा छोटा रहेगा, और क्लोरीन का इससे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे साइज का गैप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसके वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका हाई होगा, किसका, HI का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू HBr, और सबसे कम हो जाएगा HCl का। तो इस तरीके का ऑर्डर देखने को मिलेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, और उसके बाद HCl हो जाएगा। सो एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन टू अनसिमेट्रिकल
एल्कीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो HBr का जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए होता है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल द नेगेटिव पार्ट, अगर आप HBr को अलग अलग करोगे तो ये किस में टूट जाएगा, H+ और Br- में। तो ये जो नेगेटिव एडेंडम रहता है, नेगेटिव पार्ट जो रहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम adding molecules get attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atom। तो उस वाले से जाके जुड़ता है, ये जो आपका Br- होता है वो उस वाले से जाके जुड़ता है कार्बन से जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है, इसका HBr के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसमें जो Br- रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव कहाँ पे जोड़ना है। अब देखिए ये एल्कीन हो गया, एल्कीन का कार्बन हो गया, तो इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला कार्बन है उस वाले कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ना है और वो दूसरे वाले पर हाइड्रोजन को। तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर आपको ब्रोमीन को जोड़ देना है और इधर हाइड्रोजन को जोड़ देना है, तो ये आपका मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, CH3 Br CH CH3। ठीक है, CH3 CH Br और CH3, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट जो होता है वो जुड़ता है अपना लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। ठीक, अगला बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहाँ पे होता है, जब आपका HBr के साथ पेरोक्साइड प्रेजेंट हो तो वहां पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी बोलते हैं और इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसी को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक, क्वेश्चन में क्या रहेगा, HBr के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया रहेगा। So addition of HBr molecules on the unsymmetrical alkene take place contrary to the Markovnikov addition। तो जैसा कि मार्कोनिकोव एडिशन में क्या बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट रहता है वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहां पर क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, यहां पर मोर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन रहेगा वहां पे आपको क्या जोड़ना है, ब्रोमीन को जोड़ देना है, जब का क्या रहेगा, आपका पेरोक्साइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो जैसे कि यहां पर देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका एल्कीन हो गया और यहाँ पर आपका क्या है, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका हो गया 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊँ HBr के साथ बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं केवल लिख देता हूँ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। सो ऐसे केस में क्या होगा, आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना है तो इस बॉन्ड को तोड़िए और इस बार जो नेगेटिव पार्ट रहेगा उसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जोड़ना है, एल्कीन के उस कार्बन के हाइड्रोजन जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन को जोड़ देना है और यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन Br। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और इसी को एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ HBr भी बोलते हैं। ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है। ओके, अगला है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर जो OH है इसको बाहर निकाल लीजिए और ये SO2OH बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसका रिएक्शन क्या, कोल्ड या कॉन्सेंट्रेटेड, कोल्ड होना चाहिए एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराएंगे तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। और वहीं पर एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन कराना है। सो यहाँ पर ये एल्कीन हो गया, एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। सो यहाँ पे आपको जोड़ देना है OH को इस वाले कार्बन के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे ध्यान रखना है इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे H,
तो मतलब मार्कोनिकोव एडिशन कर देना है। किसका H2O में OH और H का मार्कोनिकोव एडिशन। OH माइनस क्या होता है, निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन की साइड। ठीक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्या है, अगला है आपका मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल का हम लोग मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका रिएजेंट, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्कीन हो गया ये, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये एल्कीन बना लेता हूँ और इसका रिएक्शन करा देता हूँ मैं मरकरी एसीटेट। यहाँ पर जो अपना रिएजेंट होता है वो क्या होता है, मरकरी एसीटेट। तो यहाँ पे ले लीजिए HgOAc का ट्वाइस मरकरी एसीटेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका H2O होगा एज ए सॉल्वेंट और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा। ठीक है, सो ये आपको रिएजेंट देखने को मिलता है किसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे क्या करना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसको आप इमेजिन कर लीजिए, इसे आप जोड़ रहे हैं H2O को ही, तो यहां पे OH को और H+ को जोड़ना है एल्कीन में। ठीक है, और आपको मार्कोनिकोव एडिशन को ध्यान रखना है। तो मार्कोनिकोव पे नेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़ना है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट को वहां पे जोड़ना है जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो OH को कहां पे जोड़ेंगे, इसमें हम लोग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन में जोड़ के प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो इस वाले कार्बन पे हम लोग OH ग्रुप को, निगेटिव पार्ट को जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए यहां पर, यहां पे लगा दीजिए OH, यहां पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसका कुछ पॉइंट लिखा है कि इट इज एन एंटी एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब OH और H एंटी पोजीशन से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, एंटी एडिशन होता है, OH अपोजिट, हाइड्रोजन अपोजिट, एंटी एडिशन होता है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज बेटर देन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाय डाइल्यूट H2SO4 एज इट अवॉइड द रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे OH लगा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के दूसरा प्रोडक्ट बना देंगे। तो यही मेजर में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे यही मेजर में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक, सो ये आपका हो गया मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, इसका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, सो इसका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराना है। ठीक है, सो यहां पे OH ग्रुप को कहां पे जोड़ेंगे, OH ग्रुप को लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लेस होगा। ठीक है, सो यहां पे लगा दीजिए इस तरीके से, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, और क्या करना है, इधर OH और इधर H लगा देना है। इसी तरीके इधर भी लिख लीजिए, इधर इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर OH और इधर H लगा देना है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे OH लगा देना है और यहाँ पे हाइड्रोजन। एंटी एडिशन होता है तो एंटी पोजीशन पे हम लोग OH को हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा अपना मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, अगला रिएक्शन क्या है यहाँ पर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि सेम वही काम करना है जो हम लोग पीछे किए थे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, बस यहां पर ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। एंटी मार एडिशन, एंटी मार एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन या एंटी मार एडिशन बोल दीजिए। तो यहाँ पे एंटी मार एडिशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये आपका एल्कीन हो गया, इस एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे B2 डाइबोरेन के साथ, B2H6 के साथ। तो ये आपका ट्राई अल्काइल बोरेन में सबसे पहले कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ से बोरिक एसिड H3BO3 का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे एंटीमार एडिशन आपको कराना है। सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द सीन एडिशन ऑफ द रिएजेंट, तो यहाँ पर आपको सीन एडिशन कराना है। ध्यान क्या रखना है कि H2O का समझ लो, जस्ट लाइक H2O को जोड़ना है, H2O में जैसे OH माइनस और H प्लस होता है, सो यहाँ पे एंटीमार एडिशन कराना है OH का, कहाँ पे जोड़ना है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। तो जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस वाले कार्बन के एल्कीन के साथ बॉन्ड को तोड़ना है, OH को जोड़ना है, तो और सीन एडिशन दोनों साइड, हाइड्रोजन और OH ग्रुप दोनों एक ही साइड से जोड़ना है, तो सीन एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सो यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं और इसका करा देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो रीजेंट क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला रीजेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको BH3 या यहाँ पे H2B6 हो सकता है, THF होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट। और यहाँ पर दूसरा आपको दूसरे स्टेप में OH माइनस होता है, बेसिक मीडियम में आपका क्या होगा, H2O2 होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आपका हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएजेंट हो गया और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया। तो इसके साथ रिएक्शन कराना है, जस्ट इमेजिन करके चलना है कि यहाँ पर हमको H2O को जोड़ना है जिसमें OH माइनस H प्लस प्रेजेंट होता है, एंटीमार एडिशन कराना है। तो कराइए यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, तो एंटीमार एडिशन करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 0 हाइड्रोजन है, तो मोर हाइड्रोजन पे जोड़ना है, एंटीमार करना है। तो क्या करना है कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक OH इधर और हाइड्रोजन इधर जोड़ना है, OH को इधर और हाइड्रोजन इधर, मोर नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोजन जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग OH को और यहाँ पे लगा देंगे हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे सीन एडिशन बोला है, तो दोनों का, हाइड्रोजन का और OH ग्रुप का जो एडिशन होगा वो सेम साइड से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ध्यान रखना है, इसमें एंटीमार होता है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में आपका क्या होता है, आपका मार एडिशन होता है, इसमें एंटीमार एडिशन होता है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या करना है, एल्कीन डीक्लोराइज कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। रिएजेंट इट इज यूज्ड एज द टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन पता लगे कि जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं यूजिंग डाइल्यूट KMnO4, जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो जब आप क्या करते हो, यहाँ पर कोई अनसैचुरेट कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो, जैसे यहाँ पे इथीन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सो डाइल्यूट KMnO4 होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन पे। तो ये क्या करोगे, यहाँ पे विस्नल डायोल का फॉर्मेशन होता है, विस्नल डायल, दोनों साइड एडिशन पोजीशन पर OH ग्रुप लगा देंगे तो उसको बोलेंगे विस्नल डायल। तो यहाँ पे इथेन 1,2 डायल या इसी को ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, तो इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये डीक्लोराइज हो जाता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो गायब हो जाता है, डीक्लोराइज बोलते हैं उसी को। इससे हम लोग टेस्ट करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन हो गया एल्कीन का। सो एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O4 ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन्स, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि जो एसिडिक KMnO4 होता है और एसिडिक K2Cr2 होता है, ऑक्सीडाइज करता है एल्कीन को कीटोन्स में, and acid depending upon the nature of the alkenes and the experimental condition पे, ठीक है। तो एंड जो एसिड होता है उस एसिड का डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, नेचर क्या है एल्कीन का, और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो जैसे कि ये अपना क्या हो गया, जैसे ये एल्कीन हो गया और ये हम लोग एसिडिक मीडियम में KMnO4 ले लिए, तो ये क्या करेगा, एल्कीन को क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, किसको, एल्कीन को, एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अपना CO2 और H2O रिलीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जैसे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पर ये अपना
इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर CH3 था। इसका मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन किया, H+ मतलब एसिडिक मीडियम में, तो ये इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में इस तरीके से, ठीक है। सो इसका ध्यान रखना, और यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज होगा और वाटर भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगला है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ओजोनोलिसिस से, आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसको देखेंगे। सो ओजोनोलिसिस में ध्यान रखना है कि जो अपना एल्कीन होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2, जिंक एंड वाटर। सो यहाँ से आपका इसका ओजोनोलिसिस करके हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, रिक्वायर्ड जो भी उसका प्रोडक्ट होगा उसको देख लेंगे, और यहाँ पर ये बन गया। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ। जब भी आपको एल्कीन दिया जाए और बोले कि उसका ओजोनोलिसिस कर दीजिए, तो आपको क्या करना है, चुपचाप यहाँ पे इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िएगा, डबल बॉन्ड को, और एक साइड ऑक्सीजन और दूसरे साइड भी ऑक्सीजन एटम को जोड़िएगा। इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, इधर भी ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो इधर ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर साइड तो कीटोन बन जाएगा CH3 CO CH3, और अगर मैं इधर साइड जोड़ दूं, यहाँ पे देखो CH2 रहेगा, ठीक है। अगर मैं इधर साइड जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, HCHO। तो एक बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और एक बन जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये देखिए अपना प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से, ठीक है। बहुत आसान होता है इसका ओजोनोलिसिस करना, ठीक है। सो ये इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से करना होता है। तो यहाँ पर जो अपने कार्बोनिल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन होता है, और एसिड का भी फॉर्मेशन होता है ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो जब भी हम लोग, जैसे ये एथीन हो गया, N नंबर ऑफ हम लोग क्या लेते हैं, इथीन लेते हैं, और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोमर्स को हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इथीन का जो पॉलीमर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पॉलीथीन होता है। मोनोमर क्या होगा, इथीन, ठीक है। उसी तरीके से ये अब क्या क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। प्रोपीन को जो हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे हीट करते हैं, तो इस तरीके से इस पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, रिएक्शन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक। सो अगर हम लोग इसकी बात करें, हाँ, तो जब हम लोग ये 2 मोल लेते हैं इथीन और इसका रिएक्शन कराते हैं H2Cl2 के साथ, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है मस्टर्ड गैस, और इसको हम लोग वार गैस भी बोलते हैं। तो थोड़ा ये रेयर आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है रिएक्शन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ। नेक्स्ट है डाई एल्डर रिएक्शन। डाई एल्डर रिएक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अपने हायर क्लासेस में, BSc MSc में। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, डाई एल्डर रिएक्शन में ये आपका कंजुगेटेड डाइन्स हो गया, क्या हो गया, कंजुगेटेड डाइन्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डाइनोफाइल बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, इथीन हो गया, और ये कंजुगेटेड डाइन्स हो गया। सो यहाँ पे ये क्या करता है, इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पे ये इधर टूटेगा तो ये वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से, इसको हटा दीजिए, ठीक है। सो कंजुगेटेड डाइन्स होता है ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये इधर टूटेगा, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस वाले पे अटैक करेगा, डाइनोफाइल पे, और ये इधर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, और इस तरीके से ये एक साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करता है। इसकी बहुत सारी केमिस्ट्री हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे, ठीक है। अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एट अलाइलिक पोजीशन। जो अलाइलिक पोजीशन रहता है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। एल्कीन के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको अलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। जैसे ये एल्कीन हो गया, ठीक है, तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक पोजीशन, अलाइलिक कार्बन बोल देंगे, कार्बन है तो।
सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब Cl2 का रिएक्शन कराएंगे 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे, तो इसको भी हीट करते हैं, तो यहाँ पर जो अलाइक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन रहता है उसको निकालना है और क्लोरीन को लगा देना है, तो इसको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम होता है अलाइल क्लोराइड, इसी को हम लोग 3-chloro-prop-1-ene बोलते हैं। सो ध्यान रखना है कि प्रोपीन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अलाइलिक पोजीशन पे होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और हाई टेम्परेचर पे, ठीक। सो रिएक्शन फॉर इथीन की बात करते हैं, इथिलीन की, कि डिफरेंट टाइप के इथिलीन के रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्या करते हो C2H6 मतलब इथीन का यहाँ पर रिएक्शन कराते हो इथेन का, यहाँ पे ये इथेन का दिया गया है, ठीक है, इथीन का होना चाहिए था, इथेन लिख दिया गया है, ठीक है। सो ये इसका पायरोलिसिस हो जाएगा, तो यहाँ पे इथिलीन बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं, इसका डाइहाइड्रेशन कराते हैं, तो ये आपका इथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में। वहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं C2H5Cl का बोले तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहलिक OH एंड डिहाइड्रोहाइड्रेशन कराएंगे, तो भी हमारा क्या मिलेगा, इथिलीन मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं CH2Br, और ये मतलब कि बोले तो विस्नल अपना क्या होगा, विस्नल डाइहाइलाइड का रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ, तो भी क्या बनता है, इथिलीन बनता है। इथिलीन के बहुत सारे बनाने के तरीके होते हैं, वही बताया गया है। और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, जब इथाइन का रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ, PD कैटलिस्ट लेते हैं, तो जिसको हम लोग पार्शियल डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो पार्शियल डिहाइड्रेशन करेंगे तो इथिलीन बन जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं आपका इथिलीन बनाने का। पहला है कि आप क्या इथेन का पायरोलिसिस करके बना सकते हो इथिलीन को। दूसरा है कि इथेनॉल का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, तो वहाँ से भी इथीन बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड का आप एल्कोहलिक OH बोले तो बीटा एलिमिनेशन करा के भी इथिलीन बना सकते हो, और विस्नल डाइहाइलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो डिहाइड्रोहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से भी बना लगे। और इथिलीन का पार्शियल इथाइन का पार्शियल हाइड्रोजन करके हम लोग इथेन का बना सकते हैं इथिलीन। और अगर आप क्या करते हो, इथिलीन का कंबस्शन कराओगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा, और निकिल H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेन में। ये हो गया आपका हाइड्रोजनेशन हो गया इथीन का। Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो विस्नल डाइब्रोमाइड बन जाएगा, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3Br2 CH3 CH2Br। और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे फिर उसके बाद H2O के साथ, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो केवल, तो यहाँ पे CH3 CH2HSO4 बन जाएगा। और इसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विस्नल डाइहाइलाइड डायोल में, विस्नल डायोल में, जिसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक है, अभी इसका बात किए थे। और अगर इसका इथिलीन का अगर आप क्या करते हो, ओजोनोलिसिस करते हो, तो यहाँ पे जो इथिलीन का ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ना है, तो 2 मोल बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके के ये आपका हो गया कुछ रिएक्शंस ऑफ इथिलीन, ठीक है, जिसको हम लोग इथीन भी बोलते हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। कंजुगेटेड डाइन्स की बात करें, अभी हम लोग ये रिएक्शन पढ़े थे, कंजुगेटेड डाइन्स हैविंग द अल्टरनेट्स सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द कंजुगेटेड डाइन्स, एंड दिस रिएक्ट विथ, इसको बोलते हैं हम लोग डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ये आपका डाइनोफाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डाइन हो गया। तो अभी इसका हम लोग बात किए कि इस बॉन्ड को इधर तोड़िए, और ये इधर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसका अटैक इस पर करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बना लेगा साइक्लोहेक्सिन, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा, ओके। सो एक काम करते हैं, ये कुछ अभी होमवर्क में रहेगा, इसको आप करिएगा, और यहाँ पे एक ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ट्राई कीजिए, ठीक।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है कि एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। तो देखिए जो मिथेनॉल होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है, मिथेनॉल होता है। तो इनका ओजोनोलिसिस करना है और ओजोनोलिसिस करके चेक करना है कि कौन सा बनेगा। तो देखिए जो ओजोनोलिसिस होता है वो एल्कीन का ही होता है, एल्केन का नहीं होता। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है इसका ओजोनोलिसिस कर देते हैं O3 के साथ रिएक्शन करा के, ठीक। सो यहाँ पे क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना होता है, दोनों साइड ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, सो इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पर भी बन जाएगा अपना इस तरीके से एल्डिहाइड प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये बन जाएगा ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। उसी प्रकार से इसका अगर हम लोग करें तो ये तो दोनों सेम टाइप के लग रहे हैं, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है ओजोनोलिसिस करने के बाद। यहाँ पे सेम वही प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 CH3। अगला है इसका हम लोग करते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। ये 2020 में आया था क्वेश्चन। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इधर और ऑक्सीजन इधर जोड़ना है। तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ पे CHO हो जाएगा और एक बन जाएगा मिथेनॉल। क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल बोले तो क्या हो जाएगा, HCOH, ठीक है, मिथेनॉल। और इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसके साथ रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से मिथेनॉल प्रोडक्ट किस में बनेगा, C वाले में। तो C वाला जो ऑप्शन होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बाकी जो क्वेश्चंस है होमवर्क में रहेगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो बाकी का अगले क्लास में देखेंगे, ठीक। बाकी का जो अपना अल्काइंस हैं और एरोमेटिक कंपाउंड की जो केमिस्ट्री है उसको अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।